जैसे ही आस्था ने ये सुना कि अरमान सिंघानिया भी यहाँ आकर सबके साथ नाश्ता करेंगे, अचानक से उसके हाथों में कंपकपी छूट गई और उसने जो हाथ में गिलास पकड़ा हुआ था वो तुरंत छूटकर नीचे गिर गया। अब आस्था के हाथ से जैसे ही गिलास गिरा, सभी हैरानी से आस्था की ओर देखने लगे। वहीं दादाजी बोले, क्या बात है बेटा, आप ठीक तो है ना? आस्था ने जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और बोली, माफ कीजिएगा दादाजी, हम बस गिलास टेबल पर रख रहे थे, अचानक से हमारे हाथ से गिलास छूट गया। अब आस्था ने जैसे ही थोड़े से धीमे लहजे में ऐसा बताया, सभी मुस्कुराने लगे। आहन ने कहा, भाभी, आप तो इस तरह से बर्ताव कर रही हैं जैसे मानो आपने किसी का मर्डर कर दिया हो। इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? गिलास ही तो छूट कर गिरा है, गिरने दो। ऐसा कहकर वो सभी मुस्कुराने लगे। वेल, तभी ध्रुव बोला, देखिए भाभी, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है, प्लीज आप मुझे फटाफट से सर्व कर दीजिए। खाने की स्मेल करने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं और इंतजार करूं। ध्रुव ने जैसे ही ये कहा, आस्था मुस्कुरा दी। अचानक दादाजी वार्निंग देते हुए कहने लगे, खबरदार, अगर किसी ने कुछ खाया तो। मैंने कहा ना, सबसे पहले अरमान आएगा, उसके बाद ही हम सब खाएंगे। अब दादाजी ने जैसे ही ये कहा, सभी अपना बेचारा सा मुंह बनाकर आकाश की ओर देखने लगे, क्योंकि दादाजी ने आकाश को ही अरमान को बुलाने के लिए कहा था। लेकिन आकाश की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अरमान को जाकर बुला सके। अचानक दादाजी आस्था की ओर देखते हुए कहने लगे, आस्था बेटा, ये आकाश तो सुन ही नहीं रहा है। इसे लग रहा है कि अगर ये अरमान को बुलाने के लिए जाएगा तो कहीं इसके पीछे सब लोग सारा नाश्ता ही छट कर ना जाए, इसीलिए ये यहाँ से नहीं जा रहा है। बेटा, एक काम करो, तुम ही जाओ, तुम ही जाकर अरमान को बुलाकर ले आओ। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था तो बुरी तरह से डर गई, क्योंकि वो तो अरमान को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहती थी और मन ही मन में सोचने लगी, कान्हा जी, क्यों फंसा रहे हो बार बार? अरे हाँ, हम मानते हैं कि हम अपने कहे हुए वादे को अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि आप अपनी प्यारी आस्था के साथ ऐसा करेंगे। कहीं ना कहीं आस्था ये सब सोचते हुए ऊपर की ओर देखकर खुद से ही बातें कर रही थी। वहीं आहान, आकाश, सुमित और ध्रुव आस्था को देखकर मन ही मन में मुस्कुराने लगे और सोचने लगे, बेचारी कितनी ज्यादा डरी हुई है। और डरे भी क्यों ना, जिसका पति डेविल किंग हो उसे तो डरना ही चाहिए। ये सब सोचते हुए चारों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए इशारे से बातें करने लगे। तभी दादाजी आस्था को टोकते हुए पूछने लगे, बेटा जी, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं ही चला जाता हूँ उसे बुलाने के लिए। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था जल्दी से बोली, नहीं नहीं दादाजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप प्लीज आराम कीजिए, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, मैं बस जा ही रही हूँ, मैं अभी उन्हें बुला कर ले आती हूँ, तब तक आप लोग शुरू कीजिए ना प्लीज। फिर दादाजी कहने लगे, नहीं नहीं, हमने कह दिया ना, अरमान के बिना हम शुरू नहीं करेंगे। और वैसे भी बेटा, तुम्हारी पहली रसोई का रस्म था, तब हम लोगों ने अरमान के बिना ही खा लिया था। पता है उस वक्त मुझे कितना ज्यादा अफसोस हुआ था कि अरमान ने तुम्हारे हाथों के बने हुए टेस्टी पराठे मिस कर दिए। लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ कि आज अरमान भी हमारे साथ आकर यहाँ बैठे और हमारे साथ नाश्ता करें। दादाजी की बात सुनकर आस्था अब जल्दी ही धीरे धीरे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ते हुए ऊपर सीढ़ी की ओर जाने लगी, क्योंकि अब दादाजी ने बोला था तो उसे अरमान को बुलाना ही था। अगर वो अरमान को बुलाने से मना कर देती है तो दादाजी न जाने कितने सारे सवाल करेंगे और बेचारी आस्था आखिर कितने जवाब बनाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए जल्दी ही वो ऊपर की ओर जाने लगी। आस्था दरवाजे के बाहर खड़ी होकर कुछ पल अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगी और सोचने लगी कि वो अंदर जाए या ना जाए, क्योंकि जब से अरमान ने आस्था को गिराया था तब से आस्था अरमान का सामना नहीं करना चाहती थी। वो मन ही मन में सोच रही थी कि कैसे मैं अपने इस रूड, एरोगेंट, मॉन्स्टर, खड़ूस हस्बैंड का सामना करूंगी। कहीं वो मुझे फिर से न गिरा दे। लेकिन अंदर जाने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो इसीलिए आस्था ने जल्दी ही दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खोला तो
तो उसकी अचानक से चीख निकल गई, क्योंकि अरमान ठीक उसी वक्त बाथरूम से नहा कर निकला था, तो वो केवल एक तौलिए में था, जिसकी वजह से अरमान का हैंडसम सा चेहरा और साथ ही साथ उसकी मस्कुलर बाइसेप्स चॉकलेट बार की तरह बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। उसके बाल गीले थे। तब आस्था को यकीन हो चुका था कि जरूर ये मॉन्स्टर अभी अभी नहा कर आया है। आस्था बड़ी ही हैरानी से आंखें फाड़कर उसके शरीर को देख रही थी, क्योंकि उस वक्त अरमान एकदम एक आयरन मैन की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा का पूरा शरीर लोहे का बना हुआ हो, एकदम ठोस दिखाई दे रहा था। साथ साथ उसके चेस्ट पर पानी की कुछ बूंदें जमा हुई थीं और उसके बालों से टपकने वाला पानी उसकी मसल्स पर ऐसे फिसल रहा था जैसे किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर कोई झरना बहता हो। आस्था ने अरमान के जिस्म पर से अपनी नजर हटाई और जैसे ही उसकी नजर अरमान की नजरों से मिली, क्योंकि उस वक्त अरमान की गहरी नजरें आस्था को ही घूर रही थी। आस्था तो पहले से ही घबराई हुई थी और जब उसने अपने सामने खड़े हुए इंसान को ऑलमोस्ट नेकेड देखा तो वो अब और जोर से चीखने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि आस्था चीखती, अचानक से आस्था ने तुरंत अपनी पीठ फेर ली और अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लिया था और बोली, आ आ आ आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप कपड़े क्यों नहीं पहन लेते? ये पहली बार था जब आस्था ने अरमान को इस तरह से देखा था। फिर अरमान गुस्से से आस्था की ओर आग उगलती हुई नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऑर्डर दो, क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है? बिना नॉक किए तुम मेरे कमरे में आ गई। ऐसा कहकर अरमान आस्था को डांटने लगा। याद रखना, तुम्हारी ये चीप हरकतें मुझे कभी भी तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं कर सकती हैं। अगर तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए, मेरा अटेंशन पाने के लिए ये सब बेकार का ड्रामा कर रही हो ना, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। याद रखना, अरमान सिंघानिया से टकराओगी तो सिवाय नफरत और गुस्से के तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर अरमान आस्था के बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। वहीं आस्था अरमान की इस तरह की बातें सुनकर उसकी ओर भरी हुई आंखों से देखने लगी। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अरमान उसके साथ इस तरह की बातें करेगा, और ऐसी बातें सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि जमीन फट जाए और वो अभी और इसी में समा जाए। वो सोच रही थी कि इस इंसान की सोच इतनी ज्यादा घटिया कैसे हो सकती है? ये हम पर इतना ज्यादा घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आखिर उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि हम इस मॉन्स्टर को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आस्था ये सब मन ही मन में सोचते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, देखिए अरमान जी, आपको गलत फहमी हुई है। हम तो यहाँ पर बस आपको नाश्ते के लिए बुलाने के लिए आए थे। दादाजी आपको बुला रहे हैं। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान उसकी ओर देखकर बोला, ओह प्लीज, ये फालतू की नॉनसेंस बातें मेरे सामने मत करो। मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम मेरे दादाजी, मेरे दोस्त और मेरे भाई पर अपने सारे ट्रिक्स आजमाओ, लेकिन मुझ पर नहीं। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। अरमान की इस तरह की बातें सुनकर आस्था की बॉडी अंदर तक कांपने लग गई थी, क्योंकि इस वक्त अरमान की आंखों में उसे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत ही दिखाई दे रही थी। डर के मारे आस्था का गला सूखने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि अभी इसी वक्त ये इंसान उसकी जान ले लेगा, क्योंकि उसकी खतरनाक आंखें इस बात का सबूत दे रही थीं। अचानक आस्था धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ खिसकाने लगी, क्योंकि इस वक्त अरमान का सामना वो नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा पीछे हुई, अचानक से वो एक इम्पोर्टेड पॉट से टकरा गई और गिरते गिरते बची, जिसकी वजह से उसका दुपट्टा तुरंत ही उसके कंधों पर से हटकर नीचे गिर गया। अभी भी अरमान की नजरें आस्था पर जमी हुई थीं, क्योंकि इस वक्त उसे आस्था को वहां देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज पहली बार उसने आस्था को थोड़ा सा इतने करीब से देखा था, वरना अभी तक उसने सिर्फ और सिर्फ उसे गुस्से और नफरत से ही देखा था। आस्था के घने, लंबे, काले बाल थे, जो कि काफी ज्यादा लंबे थे। कुछ लौटें उसके चेहरे पर आ रही थीं। अब घबराहट की वजह से आस्था के चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगीं और उसके गोरे और बेदाग चेहरे पर अरमान का डर साफ दिखाई दे रहा था।
अचानक के डर से आस्था ने अपनी गहरी घनी पलकों को कसकर बंद कर लिया और मन ही मन में कान्हा जी से प्रार्थना करने लगी। प्लीज कान्हा जी, बस आज बचा लो। प्लीज, बस हम थोड़ी देर में आपके दर्शन करने आ रहे हैं, जल्दी ही आ रहे हैं आपके पास। प्लीज कान्हा जी, आज बस हमें बचा लो। बस आज हमें अपनी शरण में ले लो कान्हा जी, अभी हमें इस मॉन्स्टर से बचा लो। ऐसा कहकर आस्था मन ही मन में भगवान जी से प्रार्थना करने लगी। अरमान आस्था को इस तरह से आंखें बंद करते हुए, कुछ सोचते हुए देखकर और गुस्सा हो गया था और कहने लगा, अपनी ये ट्रिक्स बंद करो, समझी तुम? और वैसे भी मानना पड़ेगा, काफी अच्छी एक्टिंग की है तुमने, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारे जैसे ना जाने कितनी ही लड़कियां हैं जो मुझे हर रोज सिड्यूस करने की कोशिश करती हैं, यहाँ तक कि मेरे बेड पर आने के लिए मरती हैं, लेकिन अरमान सिंघानिया को नफरत है खूबसूरत लड़कियों से। फिर चिल्लाते हुए कहने लगा, नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत, समझी तुम? अरमान गुस्से से आगे बढ़ा। उसका दुपट्टा उठाकर उसने उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि इस वक्त आस्था बेहद खूबसूरत लग रही थी और ज्यादा देर अरमान उसकी खूबसूरती को देख नहीं पा रहा था। ना चाहते हुए भी अरमान की नजरें उसके अनारकली सूट के ऊपर से ही उसके शरीर पर जाने लगीं, क्योंकि उसकी पतली सी कमर उस सूट में भी साफ महसूस हो रही थी। लाख कोशिश करने के बाद भी अरमान अपनी नजरें उसके शरीर पर से हटा नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि आस्था की खूबसूरती ने उसे बांध सा लिया हो और अब अरमान को अपनी बॉडी के अंदर हीट जनरेट सी महसूस होने लगी और उसे जिंदगी में पहली बार ये अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि उसका शरीर आग की भट्टी में तप रहा हो। तभी अरमान ने जैसे ही आस्था के ऊपर उसका दुपट्टा फेंका, अचानक से आस्था तुरंत आंखें खोलकर खड़ी हुई। जल्दी जल्दी में बोली, अब आप जल्दी से कपड़े पहनकर नीचे आ जाइए, दादाजी आपको बुला रहे हैं। ऐसा कहकर आस्था जल्दी से उल्टे पांव वहां से भाग गई और उसके जाने के बाद अरमान और भी गुस्सा हो गया था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। अचानक से उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बंद करी, दीवार पर दे मारा और मन ही मन कहने लगा, नहीं अरमान, इस लड़की की खूबसूरती तुझे इफेक्ट नहीं कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। ऐसा कहकर उसने 2 से 3 पंच दीवार पर दे मारे और उसके हाथों से खून निकलना शुरू हो गया। जल्दी ही अरमान ने अपना डिजाइनर सूट पहना और फटाफट से तैयार होने लगा। हालांकि उसके हाथ से अब भी खून निकल रहा था। उसने जल्दी ही एक रुमाल को अपने हाथ पर लपेट लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दादाजी उसके हाथ का निकलता हुआ खून देख लें और ढेर सारे सवाल करें। इसीलिए अरमान ने जल्दी ही रुमाल लपेटकर वो भी नीचे की ओर जाने लगा था और वहीं आस्था सीधा दौड़कर नीचे हॉल में आ गई। आज अरमान ने एक बार फिर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई थी। खुद को संभालते हुए आस्था गहरी और लंबी सांस लेने लगी। एक बार फिर आस्था को इस तरह से घबराया हुआ और ऊंची लंबी सांस लेता हुआ देखकर सभी के सभी हैरान हो गए। तभी आकाश पूछने लगा, क्या बात है भाभी, आप ठीक तो है ना? दादाजी चिंता भरी आवाज से पूछने लगे, क्या बात है बेटा, क्या फिर कोई चूहा आ गया तुम्हारे कमरे में? तभी आस्था के दिमाग में अरमान की नेक्ड बॉडी का ख्याल आया और वो सोचने लगी, अब हम आपको क्या बताएं दादाजी, वो कोई चूहा नहीं है, वो तो लोहे से बना हुआ इंसान है। उनका जिस्म एकदम लोहे के समान मजबूत दिखाई दे रहा था। लेकिन अगले ही पल आस्था ने अपनी सोच को झटक दिया था, क्योंकि इस तरह से वो अरमान के बारे में नहीं सोच सकती थी। और वैसे भी अरमान ने जो उसे कड़वी कड़वी और गंदी बातें कही थीं, उसे अब अरमान से और ज्यादा नफरत और गुस्सा महसूस हो रही थी। खुद के इमोशंस को संभालते हुए आस्था दादाजी से बोली, नहीं नहीं दादाजी, कहीं नाश्ता ठंडा ना हो जाए, फिर आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। ये सोचकर हम जल्दी जल्दी भागते हुए आए हैं ना, इसीलिए हम हाफ रहे हैं। ऐसा कहकर आस्था ने बहाना बना दिया, आज के लिए इतना ही दोस्तों।